कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल देख लेते हैं। सबसे पहले है वारेन हेस्टिंग्स जो कि 1764 से लेकर 1785 में रहा। सर जॉन मैकफर्सन दूसरा 1785 से 1786। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 और 1805 में रहा था थोड़ा दिन के लिए, एक वर्ष के लिए था। सर जॉन सोट 1793 से 1798। लॉर्ड वेलेजली 1798 टू 1805। सर जॉन वार्लो 1805 से 1807। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 टू 1813। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 28। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835। चार्ल्स मैटकॉप 1835 से 1836। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842। लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 1844। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1800 कुछ में रहा 48 तक। लॉर्ड डलहौजी 1848 टू 1856 तक। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक। ब्रिटिश एम्पायर के अधीन गवर्नर जनरल जो कि 1858 से 1947 तक रहा। लॉर्ड कैनिंग 1858 टू 1862। लॉर्ड एल्गिन 1862 टू 1863। लॉर्ड लॉरेंस 1864 टू 1869। फिर इसके बाद है लॉर्ड मेयो 1869 टू 1872। नॉर्थब्रुक 1872 टू 1816। लॉर्ड लीटन 1876 टू 1818। रिपन 1880 से 84। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894। लॉर्ड एल्गिन सेकेंड जो था 1894 से लेके 1899 में रहा। अब 1900 में आ जाते हैं। तो सबसे पहले लॉर्ड कर्जन रहा जो कि 1899 से 1905 तक रहा। फिर लॉर्ड मिंटो सेकेंड 1905 से 1910 तक। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड 1910 से 1916। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 टू 1962। लॉर्ड रीडिंग 1961 टू 26। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 तक। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 तक। लॉर्ड बेबल 1944 से 1947 तक। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च में 1947 से जून के 1948 तक। और 21वां राजगोपालाचारी। बंगाल के गवर्नर का देख लेते हैं। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव जो कि 1757 से 60 ईस्वी और फिर से 1665 से 67 ईस्वी के बीच रहा। इसने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण और विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे और शासन चलाने का अधिकार नवाब को दे दिया। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद के संधि के द्वारा 1965 के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी 1965। और फिर रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान नियुक्त किया। पहला है मोहम्मद रजा खां बंगाल के लिए और बिहार के लिए राजा सिताब राय। अन्य गवर्नर जो थे वो थे बर्लास्ट जो कि 1967 से लेकर 69 तक रहा। और फिर कार्टियर जो कि 1969 से लेकर 1772 तक रहा। फिर 1772 से 74 में वारेन हेस्टिंग्स आ गए। फिर देख लेते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया और मद्रास और बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 ईस्वी में हुए और वारेन हेस्टिंग्स जो है 1750 में कंपनी में क्लर्क बन के आया था, फिर कासिम बाजार का अध्यक्ष बना और इस प्रकार उसकी तरक्की है। वारेन हेस्टिंग्स जो रहा है 1784 से 85 तक रहा है। इसने राजनीतिक कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा के कलकत्ता लाया। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिला में एक दीवानी अदालत बनाया और फौजेदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी।
और नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा जो होता था अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था और जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई थी। और सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता कौंसिल का सभापति और उसकी कौंसिल के दो सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नाइब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय किया जाता था। 1772 में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने द्वैत प्रणाली को ख़त्म कर दिया और कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था को उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खान तथा राजा सिताब राय को पद से हटा दिया। 1772 ईस्वी में नई भू राजस्व पद्धति अपनाई गई, जिसे इजारेदारी प्रथा कहते हैं, और इसका उद्देश्य था कि अधिक भू राजस्व वसूल करना। इसकी विशेषता ये थी कि पंचवर्षीय ठेके के लिए किसी को दे देगा वसूलने, और जो उच्चतम बोली लगाएगा, बीड लगाएगा, तो उसको मिलता था ये टेंडर। 1776 ईस्वी में मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, जिसको कहा गया ए कॉड ऑफ जेंटू लॉज। और फिर विलियम विल्किंस ने 1785 ईस्वी में भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया और 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। फिर हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया और इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत और सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी। 1804 की बात है, बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1863 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हुई और इसने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देना बंद कर दिया। इसी के समय में 1780 ईस्वी में पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था और इसी समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र मात्र कलकत्ता तक था, जिसमें अंग्रेजी कानून लागू होता था और इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 के बीच। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784 के बीच और ये दोनों चीज़ हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में सलवाई की संधि हुई थी 1782 का और फिर मैसूर युद्ध में मैंगलोर की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में, यानी कि 2 वर्ष बाद। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था, वो भी वारेन हेस्टिंग्स के समय आया था और इसी काल में 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। हेस्टिंग्स ने लगान के हिसाब की देखभाल के लिए भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति करी थी और इस पद को प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति था दुर्लभ राय का पुत्र राजा राज बल्लभ। पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में फिर वो इस्तीफा दे दिया। 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो उस पर बर्क द्वारा महाभियोग लगा दिया गया। 1786 की बात है, उसके बाद का तो लगान परिषद का पुनर्गठन हुआ। मुख्य सरिस्ताकार एक नया अधिकारी हो गया और जिसका कार्य सभी जिसका कार्य था कानूनगोओं के जितने भी कागज है उसका देखभाल करना। और इस पद पे पहला व्यक्ति जिसको ऐड किया गया वो था जेम्स ग्रांट। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति आई, रिंग फेंस पॉलिसी वारेन हेस्टिंग्स से ही संबंधित है और इसका मतलब यही है कि ब्रिटिश बॉर्डर की सुरक्षा करना, तो वही है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। फिर आया सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 1786 1 साल के लिए, तो ये अस्थायी गवर्नर जनरल था। फिर इसके बाद लॉर्ड कर्नवालिस आया जो कि 1786 से 93 और फिर 1805 में 1 वर्ष के लिए आया था। तो जिले के समस्त अधिकार को उसने कलेक्टर को दे दिया और उसने जो अस्थाई अदालत था उसको ख़त्म करके 4 भ्रमण करने वाली अदालतें बनाई, जिसमें 3 बंगाल के लिए और एक बिहार के लिए था। कॉर्नवालिस ने 1793 में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोर्ट का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था
1793 में विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर विनियम के द्वारा जिला कलेक्टर को उसके न्यायिक शक्तियों से हटा दिया गया। समस्त शक्ति दिया था लेकिन उसको न्यायिक शक्ति से हटा दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। पुलिस कर्मचारियों को वेतन में वृद्धि कर दी गई, जिससे जमींदारों का जो पुलिस वाला काम था वो भी ख़त्म कर दिया गया। और कंपनी के कर्मचारियों का व्यक्तिगत व्यापार ख़त्म कर दिया गया। जिला में एक पुलिस थाना बनाया गया जिसका मुखिया दरोगा को बनाया गया। और भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार और प्रशासनिक सेवा में मुंशीफ, सदर, अमीन और डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू करी, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% भाग यानी कि 10/11 अंग्रेज सरकार को और लगभग 10% भाग यानी कि 1/11 भाग अपने पास रखना पड़ता था। अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। और भू राजस्व वसूलने के दो अन्य व्यवस्था कौन थी? रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था समझ लाते हैं तो किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी समझौता कहते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से किया गया था। ब्रिटिश भारत की 51% भूमि इसके अंतर्गत आई। और 1792 ईस्वी में बारामहल जिले में सबसे पहले ये स्टार्ट किया गया कर्नल रीड के द्वारा। फिर 1820 में मद्रास में लागू किया गया। फिर इसके बाद 1825 में मुंबई और 1858 तक पूरे भारत में, पूरे दक्कन में। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषता यही थी कि बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। आदमी चाहे तो ज़मीन का विक्रय कर सकता है या गिरवी रख सकता है। और लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष पे पुनर्समीक्षा की जाएगी। तो यही हुआ। और राजस्व के रूप में किसानों के उपज का 50% भाग देना पड़ता था, जो कि धन के रूप में देना पड़ता था। फिर इसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था देखते हैं। महल सबसे तात्पर्य होता है जागीर। 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। ये व्यवस्था गंगा की घाटी के आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू किया गया था। और इनके जन्मदाता थे हाल्ट मैकेंजी। 1833 ईस्वी में मार्टिन वर्ड तथा जेम्स टॉनसन ने बंदोबस्त में अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में ये व्यवस्था लगान उत्पादन का 2/3 था, लेकिन बाद में 50% कर दिया गया। भू राजस्व संघर्ष करने की विधियाँ। तो क्षेत्रफल, जमींदारी में 19% क्षेत्रफल आता था, रैयतवाड़ी में 51% और महलवाड़ी में 30%। पक्ष की बात की जाए तो इसमें पक्ष जो जमींदार का होता था, रैयतवाड़ी में किसान का और महलवाड़ी में मुखिया या लंबरदार का। फिर योजनाकार कौन थे? जमींदारी का योजनाकार थे लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन शोर। ये रैयतवाड़ी के जो मतलब कि योजनाकार थे वो थे रीड, टॉमस और मुनरो। और महलवाड़ी के जो योजनाकार थे वो थे होल्ट मैकेंजी। तो कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। फिर देखते हैं सर जॉन शोर, जो कि 1793 से 1798 के बीच रहा। इन्होंने वो हस्तक्षेप की नीति अपनाई और 1795 में नवजात कन्याओं की हत्या पर इन्होंने रोक लगाया। फिर आया लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि 1798 से 1805 ईस्वी में आया। इसने सहायक संधि की पद्धति को लागू किया, जिससे पहले फ्रांस के गवर्नर डुप्ले ने स्टार्ट किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध 1801, पेशवा 1802, बरार और भोंसले 1803 और सिंधिया 1804। और अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य थे जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर। होलकारों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं करी थी। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर वार, जो कि 1799 ईस्वी में हुआ था, उनमें मारे गए। और इस शासनकाल के दौरान 1804 ईस्वी में शिशु वध को भी इलीगल बता दिया गया। 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। और 1854 तक अंग्रेज़ों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने का चलन चलता रहा। फिर 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में और हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलेज खोला गया, जहां नवयुवक प्रशासकीय अधिकारों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण लेते थे। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ 1805 ईस्वी में, परंतु शीघ्र इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर है सर जॉर्ज वार्लो, जो कि 1805 से 1807 में 2 वर्ष रहा। उसी के समय वल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में।
लॉर्ड मिंटो प्रथम, तो ये 1807 से 1813 ईस्वी में रहा। और इसके काल में रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी चार्ल्स मेटकॉफ की सहायता से, चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत। और इसी समय चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था। फिर इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823, इस समय क्या हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 ईस्वी में। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। और फिर इसके बाद संगोली की संधि हुई थी 1816 ईस्वी में। और इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया और प्रेस पे लगे प्रतिबंध जो थे उसको भी समाप्त करने का काम किया। इसी के समय में 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या फिर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। फिर इसके बाद है लॉर्ड एमहर्स्ट, जो कि 1823 से लेकर 1828 ईस्वी तक रहा। और फिर ये 1852 से 53 और फिर 1885 तक। अच्छा, ये है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 26 में हुआ, फिर 52-53 में हुआ, फिर 1885 में लास्ट में भी हुआ। तो 1826 में जो बर्मा और अंग्रेज़ों के बीच यान्डबू की संधि हुई। और इसी समय में लॉर्ड एमहर्स्ट के समय 1824 में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह भी हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि 1828 से लेकर 1835 तक रहा। फिर 1803 में ये मद्रास का गवर्नर था। और 1806 में वेल्लोर की संधि इसी के समय में हुआ था जब ये मद्रास का गवर्नर था। 1833 का चार्टर एक्ट आया और भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। राजा राम मोहन रॉय के सहयोग से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को ख़त्म कर दिया गया। और 1856 में शायद विधवा पुनर्विवाह कुछ ऐसा था। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती पर रोक लगाने का प्रयास किया था। तो 1830 ईस्वी में ठगी पर भी रोक लगा दिया गया, ठगी प्रथा। और 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। और इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और मैकाले और कानूनों के कोडीकरण का प्रयास किया गया। 1831 ईस्वी में मैसूर में और 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य केचर को हड़प लिया गया। और भारतीयों को जो तब मतलब कि उच्चतम पद मिल सकता था वो था सदर अमीन का। फिर 1833 का चार्टर एक्ट आया और इसमें ये बोला गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। शिशु बालिका की हत्या पर भी रोक लगा दिया गया। फिर इसके बाद आया चार्ल्स मेटकॉफ, जो कि 1809 में रणजीत सिंह का और ब्रिटिशर्स का संधि कराया था, अमृतसर का संधि। फिर 1835 से 36 एक वर्ष ही रहा और प्रेस पे इन्होंने नियंत्रण हटा दिया और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता इसे कहा जाता है। फिर इसके बाद है लॉर्ड ऑकलैंड, जो कि 1836 से 42 में आया। और इस समय हुआ था ऑकलैंड के समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जो कि 1839 से 42 ईस्वी तक चला। फिर इसके बाद दूसरा युद्ध हुआ था 1878 से 80 ईस्वी में और लास्ट में 1919 में। तो 1839 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली तक इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत कराया और भारतीयों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु बाहर जाने की अनुमति मिल गई। लॉर्ड एलिनबरो, जो कि 1842 से 44 ईस्वी तक 2 साल रहा। इस समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। समाप्त हो गया था मतलब, और सिंध को हड़प लिया गया था। और फिर इसके बाद दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किया गया। फिर 1562 ईस्वी में अकबर के द्वारा भी किया गया था। रविवार की छुट्टी भी 1843 में स्टार्ट हुई थी। फिर इसके बाद आते हैं लॉर्ड हॉर्डिंग, जो कि 1844 से 48 यानी कि 4 वर्ष रहा। इस समय प्रथम आंग्ल सिख वार हुआ था, जो कि 1845 से 46 ईस्वी में चला था। इन्होंने नरबली पर भी रोक लगा दी थी। और दूसरा जो आंग्ल सिख वार चला था वो था 1848 से 49 यानी कि 2 वर्ष बाद। फिर लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56। तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 49। और फिर पंजाब को ब्रिटिश शासन में 1849 में मिला लिया गया और कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को दे दिया गया। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। पहला रामनगर में लड़ा गया 1848 में, दूसरा चिलियावाला में लड़ा गया 1849 में, तीसरा गुजरात में लड़ा गया और फिर लास्ट था यही 1849। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, जो कि 1852 में हुआ, लोअर बर्मा और पीगू को हथिया लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर भी कब्जा कर लिया 1850 ईस्वी में।
और 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना करी और भूमिकर रहित जागीरों का पता कर उसे छीनना स्टार्ट कर दिया। और डलहौजी के शासनकाल में व्यपगत सिद्धांत स्टार्ट हुआ। और फिर सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी, जैतपुर बुंदेलखंड, फिर संभलपुर उड़ीसा 1849 में, बघाट हिमाचल प्रदेश 1850, उदयपुर मध्य प्रदेश 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 ईस्वी में मतलब इसके कब्जे में आ गया। फिर 1856 ईस्वी में अवध पे इन्होंने कब्जा कर लिया और उस समय अवध का जो नवाब था वो था वाजिद अली शाह, 1856 की बात है। और 18वीं शताब्दी में अवध राज्य के जो संस्थापक थे वो थे शहादत खां। फिर 1856 ईस्वी में तोप खाने का मुख्यालय को कोलकाता से स्थानांतरित करके मेरठ कर दिया गया और सेना का मुख्यालय शिमला कर दिया गया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 में वुड डिस्पैच लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल और प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 में तीनों प्रेसिडेंसी कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए एवं साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक भी नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है और इस समय भारत में पहली बार 1853 ईस्वी में 16 अप्रैल 1853 में पहली बार रेल चला बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। और फिर 1854 ईस्वी में यानी कि एक वर्ष बाद पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ जिसमें डाक टिकट पहली बार लाया गया और सार्वजनिक निर्माण विभाग का निर्माण किया गया 1854 उसी वर्ष में। और लोक विवाह विभाग की भी स्थापना की गई। और उसके जस्ट एक वर्ष पहले क्या हुआ था कि कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई थी और इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 का एक फिर चार्टर एक्ट आया और इसमें क्या हुआ कि कंपनियों के प्रशासनिक अधिकारों की जो नियुक्ति का अधिकार था वो वापस ले लिया और अब जो नियुक्ति का आधार था वो था प्रतियोगिता परीक्षा और जिसके लिए उम्र सीमा थी 18 से 23 वर्ष। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में भी सिविल परीक्षा में सफलता प्राप्त करी थी और 1922 ईस्वी में इलाहाबाद, भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। फिर लॉर्ड कैनिंग आया जो कि 1856 से 62 ईस्वी के बीच रहा। वो प्रथम वायसराय बन के भी आया था और फिर जो शासन था वो कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई थी। कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया और पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तब। तो पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में हुई और 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई 1866 यानी 5 वर्ष बाद और 1875 में उसको इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से और फिर 1857 एक वर्ष बाद महालेखा परीक्षक पद का निरीक्षण हुआ जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहलाया। और भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को खत्म कर दिया गया और मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया और 1859 यानी कि 1859 में अपराध विधान संहिता भी लागू किया गया और व्यपगत सिद्धांत था उसको ख़त्म कर दिया गया। फिर 1861 में क्या हुआ कि इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली चालू हुई 1861 में। फिर इसके बाद लॉर्ड एल्गिन आया जो कि 1862 से 63 ईस्वी के बीच रहा यानी कि 1 साल के लिए। तो उस समय बहावी आंदोलन हो गया था। फिर लॉर्ड लॉरेंस जो कि 1864 से 1869 के बीच रहा 5 वर्ष तक। और एक द्वार्स नाम है कि 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पे आक्रमण किया और द्वार्स क्या होता है, गेटवे टू भूटान, तो उसके चक्कर में कुछ अटैक हुआ था। अफगानिस्तान के संबंध में इसने वो हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी और शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। और इसी समय उड़ीसा में 1866 में, बुंदेलखंड में 1868 से 69 में भीषण अकाल पड़ा था। इसने हेनरी कैंपवेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग की भी गठन की थी। और फिर 1865 ईस्वी यानी कि अपने आने के 1 साल बाद भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा का भी शुरुआत हुआ था। लॉर्ड मेयो जो कि 1869 से 1872 तक बीच रहा है। लॉर्ड
मेयो कॉलेज की स्थापना करा। फिर 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना करी और प्रथम जनगणना भी 1872 ईस्वी में करवाया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ये जो था 1872 से 76 में रहा और इस समय जो है 1872 से 76 के बीच भयानक अकाल पड़ा था। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन भी इसी समय हुआ था और इसी के समय में स्वेज नहर खुला था 1869 में, जिसके कारण व्यापार में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई। लॉर्ड लीटन की बात की जाए तो 1876 से 80 ईस्वी के बीच इसका शासन रहा और वो एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार थे और इसे साहित्याकाश में ओवन मैरी थिड के नाम से जाना जाता था। और इसी के समय में बंगाल, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा था। लीटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति करी थी और फिर 1877 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया, जो कि बाद में गांधी जी को भी किया गया था। 1878 ईस्वी में लीटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया और मतलब कि समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया, खासकर विशेष राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए। 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम यानी कि 1878 में ये निश्चित किया गया कि भाई बंदूक रखना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा 1878 में, और इसका जो अधिकतम आयु कर दिया गया 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया सिविल सेवा परीक्षा के लिए। 1857 में जो ये आयु थी 23 वर्ष, 1859 में आयु 22 वर्ष और 1866 में ये आयु 21 वर्ष कर दिया गया। लीटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की भी स्थापना करी। लॉर्ड लिपन की बात की जाए जो कि 1880 से 1884 4 वर्ष रहा और उन्होंने क्या किया कि समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल किया और 1882 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को ख़त्म कर दिया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने करी तो लॉर्ड रिपन ने करी और 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम पहली बार नियमित जनगणना करवाया लॉर्ड रिपन ने और 10 वर्षों के अंतराल पे जनगणना की जाती है अब भी। और 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताने को शामिल नहीं किया गया था। पहली बार जनगणना सन 1872 में हुआ था, लेकिन भारत के संपूर्ण भागों पर प्रतिनिधित्व नहीं था, लगभग 20% भारत का भाग इसमें छूट गया था। रिपन के द्वारा ही सन 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्षों के बच्चों के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य करना पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये एक्ट चाय, कॉफ़ी और नील की खेती के लिए नहीं था। फिर 1882 में क्या हुआ कि शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग बना और इन्होंने व्यावसायिक यानी कि ये प्रथम शिक्षा आयोग था 1882 का विलियम हंटर का आयोग और ये इसमें मतलब व्यावसायिक शिक्षा पर काफ़ी ज़्यादा बल दिया गया। 1883 में क्या हुआ कि यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन विरोध के बाद श्वेत विद्रोह के बाद इसको वापस ले लिया गया। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को क्या कहा है, भारत का उद्धारक कहा है। फिर इसके बाद लॉर्ड डफरिन आया रिपन के बाद, जो कि 1848 से लेकर 1884 से लेकर 1888 तक रहा, 4 वर्षों तक। इस समय तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1858 से लेकर 88 ईस्वी तक, यानी कि 3 वर्ष हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। इसी समय बंगाल में टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित किया गया और इस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 बम्बई में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। फिर इसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन, जो कि 1888 से 94 ईस्वी तक रहे थे, 6 वर्षों तक, उन्होंने डुरंट रेखा अफगानिस्तान की सीमा में खींचा और 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया, जिसमें कि स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई। फिर इसके बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय आया, जो कि 1894 से 99 तक रहा, 5 वर्षों तक, और भारत को तलवार के बल पे विजित किया गया और आगे भी किया जाएगा, उसने ऐसा कहा। और 1895 से लेकर 98 ईस्वी में के मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर इसके बाद लॉर्ड कर्जन आया, जो कि 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा। तो 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन तथा पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया और अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत के कानूनी मुद्रा घोषित कर दी। और इन्होंने क्या किया कि स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर
आघात किया और 1899 में उन्होंने कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ ने सिंचाई आयोग, फिर इसके बाद थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग और 1902 में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग और सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। 1904 की बात की जाए तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पहली बार आया था 1904 में, और सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया गया एवं सैन्य अधिकारों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज खोला गया था 1904 में। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम जो बना था सबसे पहले 1904 में ही, और ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान दिया गया। इसके लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना खोली 1904 में। और फिर कर्जन के समय 1904 में सहकारी उधार समिति मतलब अधिनियम बनाया गया, जिसमें किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई और कृषि बैंक भी खोले गए। तो 1901 में क्या हुआ, कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति हुई। 1905 में पूना में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोला गया और कर्जन के समय ही पहली बार प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक अलग से गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की गई थी 1905 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षा को भी सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करने से सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। और इसी समय यानी कि कर्जन के समय विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना की गई थी और बंगाल का विभाजन भी हुआ। और क्या हुआ, इसका निर्णय शिमला में हुआ था बंगाल विभाजन का। तो पूर्वी बंगाल जो बना उसका गवर्नर बना ब्लू मफिल्ड फुलर और पश्चिम बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना एंड्रयू फ्रेजर। फिर इसके बाद आया लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जो कि 1905 से लेकर 1910 तक इसमें रहा लॉर्ड मिंटो। और इस समय में आगा खां और सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट 1908 पारित हुआ और बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की सज़ा दी गई 1908 में। और गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में एसपी सिन्हा की नियुक्ति हुई और मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन व्यवस्था किया गया, जिसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आया, जो कि 1910 से 1916 की ईस्वी के बीच रहा। इस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे और 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार बना, जहां पर उन्होंने बोला कि बंगाल विभाजन को रद्द करने और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दिया गया। तो 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 से 11 में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा आरंभ करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक प्रस्तुत किया था। और फिर 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया, तो अनुशीलन समिति इसमें जिम्मेदार पाई गई, जिसमें अमीरचंद, दीनानाथ, भाई माल मुकुंद, बलराज महिला और बसंत कुमार पर केस चला और दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया और रासबिहारी बोस जापान चले गए और 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हो गया। और तो यही सब हुआ था। और फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नाम का प्रकाशन किया था, ठीक है। और फिर 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। फिर इसके बाद देखते हैं लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जो कि 1916 से लेकर 21 ईस्वी तक रहा। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में कांग्रेस का एकीकरण किया गया और मुस्लिम लीग भी इसके साथ था। और 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 1917 में शिक्षा पे सेल्डर आयोग आया 1917 में। और लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ कराने की संतुति मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। इसी काल में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आया। इसी काल में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, खिलाफत आंदोलन हो गया, तृतीय अफगान युद्ध हो गया। 1920 में मानवेंद्र नाथ रॉय यानी कि एम एन रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि ताशकंद समूह की मतलब उसका स्थापना किया 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी का। फिर इसके बाद लॉर्ड रीडिंग का नाम आता है, जो कि 1921 से 26 ईस्वी के बीच रहा। तो 1921 में क्या क्या हुआ था, तो पहले तो मोपला विद्रोह हुआ। प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत आया, तो भारत में हड़ताल किया गया। 5 फरवरी 1922 को चौरा चोरी कांड हो गया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में, तो सहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, चूँकि अगस्त 1920 में स्टार्ट हुआ था। फिर 1922 से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हो गई और 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने
इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना करी। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। फिर इसके बाद ये तो था लॉर्ड रीडिंग का समय। इसके बाद लॉर्ड इरविन आया, जो कि 1926 से 1926 से 1931 ईस्वी तक रहा। तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा और लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका गया। असेंबली हॉल वही है जो कि अभी लोकसभा है। और लाहौर जेल में जितिन दास का भूख हड़ताल चला। भूख हड़ताल के कारण भारतीय एवं अंग्रेजों कैदियों के बीच व्यापार में किया जाने वाला भेदभाव था। फिर 1929 में, अभी लॉर्ड इरविन की बात हो रही है, तो 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी जो थे उसको 1930 ईस्वी में 5 मई 1930 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया गया और 25 जनवरी 1931 में और वायसराय इरविन बिना कोई शर्त उन्हें रिहा कर दिया था। 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। फिर 1931 में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हो गया और गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। वायसराय भवन, जो वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में है, में रहने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो लॉर्ड इरविन ही थे और इस भवन के निर्माण में 17 वर्ष लगे थे और 1931 ईस्वी में इसका उद्घाटन हुआ था और इसको बनाने वाले थे सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। फिर इसके बाद है लॉर्ड वेलिंगटन, जो कि किसके बाद आए थे, लॉर्ड इरविन के बाद आए। 1931 से 1936 के बीच उनका शासन रहा। तो 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया था। कांग्रेस का प्रतिनिधि गांधी जी ने किया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। 1932 में रैम्पचे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करी और इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन विद्रोह हुआ तो फिर उसको एक में कर दिया गया। और फिर 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें कांग्रेस शामिल नहीं हुआ, लेकिन अंबेडकर तीनों में शामिल हुआ था और मतलब कि छूत वर्ग की तरफ से। फिर इसके समय भारत सरकार अधिनियम 1935 पास हुआ, जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई और लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन, जो कि 1915 ईस्वी हुआ था, उसमें भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। फिर इसके बाद करते हैं लॉर्ड लिनलिथगो, जो कि 1936 से 1943 तक रहे और इसी समय भारत में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों, जो कि है मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, उड़ीसा, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और असम में अपनी सरकारें बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली और बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में, और लीग का जो 1940 में पहला बार लाहौर अधिवेशन हुआ उसमें पाकिस्तान की मांग की गई और इसका जो प्रारूप तैयार किया था सिकंदर हयात खान ने प्रारूप तैयार किया था, प्रस्तुत किया था फजहुल हक ने और खली कुजमा ने उसका समर्थन किया था। 1940 की बात है, अगस्त प्रस्ताव पास किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा और 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, जो कि क्या बोल रहा था, जिसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, 9 अगस्त 1942, और इसी आंदोलन को अगस्त क्रांति कहते हैं और अगस्त प्रस्ताव भी तभी आया था, नहीं वो 1940 में आया था। फिर 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। फिर इसके बाद आया लॉर्ड बेबल। लिनलिथगो के बाद कौन आया, लॉर्ड बेबल, जो कि 1944 से 47 के बीच रहा। तो 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जो कर रहे थे अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था और सम्मेलन में मुस्लिम लीग के द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाली सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वो मुस्लिम लीग खुद करेगी। तो इस सम्मेलन तो ये फेल ही हो गया। फिर 1945 में बनी क्लीमेंट इटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्रवाई के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था
और कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले और मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को मुंबई, मद्रास, संयुक्त बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में बहुमत मिली और मुस्लिम लीग को बंगाल और सिंध में बहुमत मिला। पंजाब में कांग्रेस, अकालियों तथा यूनानिस्ट पार्टी का साझा सरकार बना। फिर कैबिनेट मिशन 1946 भारत में आया और इसके सदस्य थे स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। और फिर 1947 ईस्वी यानी कि एक वर्ष बाद प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी के थे, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की कि जून 1948 तक भारतीयों को प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। फिर इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन आए जो कि मार्च 1947 से लेकर जून 1948 ईस्वी तक रहे। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित हुआ। इसमें भारत का विभाजन भी शामिल था और 1947 ईस्वी को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया, जिसको 18 जुलाई को स्वीकृति मिल गई थी और जिसके अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई थी। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये भारतीय गवर्नर जनरल थे। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण जो विद्रोह हुए हैं उसके बारे में, तो आंदोलन, ये है प्रभावित क्षेत्र, संबंधित नेता, नेतृत्व और समय। तो सन्यासी विद्रोह जो हुआ था बिहार और बंगाल में, किया कौन था? केना सरकार और द्विज नारायण ने। 1760 से 1800 ईस्वी तक चला, बहुत लंबा समय। फिर फकीर विद्रोह चला, वो भी बंगाल में। स्टार्ट किसने किया था? मजनू शाह वो चिराग अली ने, 1776 से 77 ईस्वी। रंगपुर विद्रोह, रंगपुर और दिनाजपुर में बंगाल में, धीरज नारायण ने इसको स्टार्ट किया था 1783 ईस्वी में। पहाड़िया विद्रोह झारखंड का था, संथाल परगना झारखंड, रमनी, आहारी और जगन्नाथ ने स्टार्ट किया था 1772 से 82 ईस्वी तक, 10 वर्ष तक। प्रथम जनजातीय विद्रोह हुआ था, तो इसको स्टार्ट किया था देव और महेशपुर की रानी जो है सर्वेश्वरी, उसने स्टार्ट किया था। तो ये भी 4 चरण में हुआ, 1772, 78, 79, 70, 81 to 82। फिर चुआरो विद्रोह कब हुआ था? तो ये जंगल महल आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हुआ था बंगाल में ही, बांकुड़ा, थालभूम, मानभूम, मिदनापुर। तो इसको चुआरो विद्रोह जो स्टार्ट किया था जगन्नाथ सिंह ने ही किया था और 1769 to 1809 तक ये चला। और इसको और सारे नेता कौन थे? मंगल सिंह थे, दुर्जन सिंह थे, कर्णगंज की रानी थी जो कि शिरोमणि थी 1799। चेरो विद्रोह झारखंड, पलामू, भूषण सिंह 1800। पोलीगरा का विद्रोह तमिलनाडु, वीरपी कट्टा वामियन 1799 से लेकर 1801। वेलाटम्पी विद्रोह त्रावणकोर, मेलुथाम्पी 1808 से 1809। भील विद्रोह पश्चिमी घाट, सेवराम 1825 से 31। रामोसी विद्रोह पश्चिमी घाट, चित्तर सिंह 1822 से 29। पागलपंथी विद्रोह असम में हुआ था, टीपू ने स्टार्ट किया था 1825 से 27, 2 वर्ष। अहोम विद्रोह असम में स्टार्ट हुआ था, गोमधर कुंवर ने स्टार्ट किया था 1828। बहावी आंदोलन बिहार और उत्तर प्रदेश, सैयद अहमद तूती मीर ने स्टार्ट किया था 1831। कोल विद्रोह जो हुआ था छोटा नागपुर झारखंड, बुधू भगत ने किया था 1831 से 32। भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? तो गंगा नारायण का हंगामा हुआ था भूमिज विद्रोह में, झारखंड रांची जंगल महल में हुआ था और गंगा नारायण सिंह ने किया था 1832 ईस्वी। खासी विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो खासी कहाँ पर है? तो असम में, तो असम में ही होगा। तीरथ सिंह ने किया 1833 ईस्वी में। कंद विद्रोह उड़ीसा में, चक्र बिसोई ने 1837। फराइजी आंदोलन बंगाल में हुआ था, सरियातुल्ला टूटू मियाँ ने स्टार्ट किया था 1838-48, 10 वर्ष तक चला। नील विद्रोह बंगाल और बिहार में तिरुत सिंह ने स्टार्ट किया था 1854 से 62 ईस्वी तक चला। संथाल विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ था, सिंधु और कान्हा ने 1855 से 56 ईस्वी में किया। मुंडा विद्रोह जो था झारखंड में हुआ था, बिरसा मुंडा ने किया था 1899 से 1900 चला। पाइक विद्रोह उड़ीसा में हुआ था, बख्शी जगबंधु ने स्टार्ट किया था 1817 से 1825 तक चला। नील आंदोलन बंगाल में चला, दिगंबर इसका नेता था और 1859 से 60 तक चला। पावना विद्रोह पावना बंगाल में चला, ईश्वर चंद्र राय एवं शंभू पाल ने किया था 1873 से 76। दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था। मोपला विद्रोह मालाबार केरल में हुआ था। अली मुस्लियार थे नेता और 1720 से 22 ईस्वी 2 वर्ष हुआ। कूका आंदोलन पंजाब में स्टार्ट हुआ था, भगत जवाहर मल के द्वारा।
रंपाओं का विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ सीताराम राजू के द्वारा 1879 से 1992। ताना भगत का जो आंदोलन था वो बिहार में हुआ, जतरा भगत इसका नेता था और 1914 इसका समय रहा। तेन भागा आंदोलन जो था बंगाल में हुआ, कांपा राम सिंह के द्वारा और भवन सिंह के द्वारा किया गया 1946 ईस्वी में। तेलंगाना का जो युद्ध हुआ, तेलंगाना का जो आंदोलन हुआ आंध्र प्रदेश में हुआ था 1946 में। इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में किया है। रंपा विद्रोह में कोया और कोंडा जनजाति के मुखियाओं ने एक मनसबदारी परिवार के स्थानीय अधिपति के विरुद्ध बगावत की थी। तिलका मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लेवलैंड को 1784 ईस्वी में तीर और धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। इसी कारण उसको गिरफ्तार करके 1785 ईस्वी में बरगद के पेड़ से लटका के फांसी दे दी गई थी। और तिलका मांझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। 1832 ईस्वी में ब्रिटिश शासन ने संथालों को बसाने के लिए भागलपुर से राजमहल के बीच एक बड़े भूभाग को दामिने को के रूप में सीमांकन किया था। इसी संथाल बहुल क्षेत्र में बाहरी लोगों और अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आके 1855 से 56 ईस्वी में सिंधु और कान्हा के नेतृत्व में संथालों ने विद्रोह कर दिया, जिसे संथाल विद्रोह कहा जाता है। 1885 ईस्वी में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ जो है डीसी नामक स्थान पर अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ था। अहोम द्वारा लिखी गई जो ऐतिहासिक कृतियाँ हैं वो है बुरंजी कहलाती है। दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ था, बम्बई प्रेसिडेंसी में पूना जिले में सुपा गाँव। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? 15 नवंबर 1875 ईस्वी में खूंटी में। और उड़ीसा में कंद आदिवासी है, उसके बीच माड़िया प्रथा मानव बलि का प्रचलन था उसमें। और भगत जवाहर महल के शिष्य जो राम सिंह हैं 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया, बाद में इन्हें कैद करके रंगून भेज दिया गया, जहां 1885 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अब देखते हैं 1857 का महान